हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली वीडियो फर्स्ट वीक जुलाई 2025 का। टोटल करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और आपको पता है कि हम लोग वीकली, मंथली और ईयरली में टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि 72nd यानी 72वीं BPSC के लिए बैच लॉन्च हो चुका है और इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के तीनों कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए फाउंडेशन बैच है, हिंदी में होगा। ये कुछ तकनीकी जो शब्दावली है वो अंग्रेजी में ज़रूर रहेगा। और ये व्हाट्सएप चैट हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्लासेस 11 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, तो जितनी जल्दी एडमिशन ले लें, नहीं तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का ऐप है शार्प लर्निंग, जहाँ पर तमाम कोर्सेज चल रहे हैं और उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण अब शुरू होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी यानी मूल निवासी जो पॉलिसी है उसको लागू कर दिया है? आंसर का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्होंने अपनी अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग की 8 जुलाई को और ये फिर फैसला कर लिया। डोमिसाइल का मतलब हुआ कि वहाँ के मूल निवासी ही वहाँ पर जो है ना वो नौकरी कर सकते हैं 35% आरक्षण में। दरअसल इससे पहले क्या था ना कि जो 35% महिलाओं को आरक्षण मिलता था, तो दूसरे राज्य के जो महिलाएं हैं वहाँ के दूसरे राज्यों की, तो वो भी इसका लाभ उठा सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बिहार में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला है। और अलग अलग राज्यों में भी है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में डोमिसाइल वगैरह लागू है। तो वहाँ नौकरियों में स्थानीय युवाओं को वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने जुलाई 2025 में युवा आयोग का गठन किया है? आंसर का बिहार युवा आयोग कहा जाएगा उसको। और एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। और इन सब की अधिकतम जो उम्र सीमा है ना वो 45 ईयर होगी। इसमें युवाओं से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सब पर डिस्कशन होगा और सरकार को ये लोग रिकमेंडेशन दिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ जिसमें 2.93 करोड़ मतदाताओं से माता पिता के दस्तावेज मांगे गए? आंसर का बिहार। देखिए, बिहार में मतदाता सूची जो यानी वोटर लिस्ट है ना उसका SIR चल रहा है, मतलब रिवीजन चल रहा है पूरा। और ये 28 जून से शुरू हुआ है और सितंबर तक चलेगा। और ये ऐसा ही कुछ हुआ था 2003 में, जब घर घर जाकर ये सर्वे किया गया था कि कहाँ कौन मतदाता है। लेकिन अब उसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। देखिए, बिहार में वैसे टोटल जो मतदाता है ना वो 7,69,69,000 मतदाता हैं। और उनमें से 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम 2003 के जो पिछली बार जो पुनरीक्षण हुआ था उसमें था। जिनके नाम नहीं है उनसे माता पिता के भी मांगे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन, CBSE ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति की घोषणा की है? 2026-27 से ये देखना है आप। ओके, तो इसमें ये होगा कि पहली परीक्षा तो अनिवार्य होगी, लेकिन दूसरी परीक्षा, मतलब मान लीजिए पहली परीक्षा में अंक बेहतर नहीं आए या लगता है कि हम दूसरी परीक्षा देकर बेहतर अंक ला सकते हैं, तो फिर दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। तो उसमें जो बेहतर होगा ना वही अंक माना जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वायरस और बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस की जो इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन है यानी UNIGME, तो उसकी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2023 में 0.11 से घटकर 2024 में कितनी हो गई? देखिए, ये आप 2024 देख रहे हैं ना, ये रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट ये आई है 2025 में ये रिपोर्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.06%। शून्य खुराक का मतलब क्या हुआ? WHO के अनुसार 0 डोज वाले जो बच्चे होते हैं उसका मतलब ये हुआ है कि नियमित टीकाकरण की सेवाएं वहाँ तक नहीं पहुँची हैं या फिर उनका कोई भी टीकाकरण नहीं हुआ है।
ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ डेटा भी आप देख लीजिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो मैंने बताया कि 2023 में 0.11% था, अब वो घटकर 0.06% हो गया। 1990 की तुलना में कुछ डेटा है इंपॉर्टेंट, 1990 की तुलना में 2024 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें 78% की गिरावट देखी गई है। दुनिया में जो गिरावट है वो 61% है, लेकिन भारत में 78% है, ये बेहतर बताया जा रहा है। नवजात मृत्यु दर भी, उसमें भी गिरावट आई है 70% तक की। ओके, और जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो इम्यूनाइजेशन है वो बेहतर हुआ है, और साथ में जो बाल मृत्यु दर है वो भी बहुत कम हुई है। जैसे कई सारे प्रमुख पहल चल रहे हैं, शून्य खुराक कार्यान्वयन योजना है 2024 के, मिशन इंद्रधनुष है, पल्स पोलियो अभियान है, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस है तो उसको लेकर आयोजन होता है, बहुस्तरीय कार्यबल है, राज्यों में अलग अलग तरह के फोर्सेस है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट ये डेटा भी आपने जाना। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है ना वो पूरा हमने दे दिया है शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट फोर्स का वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई कोर्स बीपीएससी वगैरह परचेज किया हुआ है तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया, तो 21 अंग की बीमारी है। आंसर का नेत्र रोग है, आँख की बीमारी है। 29 जून को उन्होंने मन की बात में ये बातें कही है। हालांकि आपको बताऊं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में ही भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया था। और अगर हम देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में तो ऐसा तीसरा देश है, भूटान और नेपाल के बाद भारत ऐसा है। ट्रैकोमा जो होता है ना वो एक संक्रामक आई डिजीज़ है, नेत्र रोग है, और ये एक खास तरह के जीवाणु, उसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो उसकी वजह से होता है। और दुनिया भर में जो अंधेपन है, अपरिवर्तनीय अंधेपन, उसका बड़ा कारण ये माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले बताऊं कि इसका जो पीडीएफ है वो शार्प लर्निंग ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोग ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग ले सकते हैं इसको, ठीक है। और वहाँ पर कई तरह के मेंबरशिप प्लान है करंट फोर्स के शानदार, जैसे आईपीएस मेंबरशिप प्लान है और बेसिक मेंबरशिप प्लान है। तो इन सब के ज़रिए आपका करंट फोर्स की शानदार तैयारी हो सकती है, और अभी बम्पर छूट चल रही है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। एक और बात कि मंडे से एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है और उसमें छूट चल रही है अभी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ओके। और बीपीएससी का 72nd का यानी 72वें बीपीएससी के लिए फुल कोर्स हम लोग ने लॉन्च भी कर दिया है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ यानी RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो उसका नया चीफ किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा पराग जैन, ठीक है। पराग जैन 2 साल का कार्यकाल होगा उनका, 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। उनके पद का नाम सेक्रेटरी है। रॉ में जो होता है ना वो सेक्रेटरी ही चीफ होता है, और ये माना जाता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये मास्टरमाइंड के तौर पर इनको जाना जाता है, ठीक है। रॉ जो है ना वो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, 1968 को। और इसके पहले जो चीफ थे, पहले सेक्रेटरी थे, वो थे रामेश्वर नाथ काव। और रॉ जो है ना वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में होता है। और ये रिपोर्ट किसको करता है? ये रिपोर्ट करता है जो भारत के NSA हैं यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनको रिपोर्ट करता है, सीधे प्रधानमंत्री तक मैसेज जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताएं, नए CEO। आंसर होगा संजोग गुप्ता, ठीक है। अच्छा, ICC के चेयरमैन कौन है? तो वो हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन का नाम बताएं जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर होगा रवि अग्रवाल। क्या नाम है? रवि अग्रवाल, ठीक है। CBDT जो है ना वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, और ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और बहुत सारे जो प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो उस पर नीति वगैरह बनाने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो निभाता है। आगे बढ़ते हैं और आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन,
यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरेबियन देश कौन बन गया है? आंसर होगा त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अब भारतीय पर्यटक जो है ना वहाँ जाकर जो है वो पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो देख लेते हैं कहाँ पर है ये देश। ये प्यारा भारत है और कहाँ चलेंगे? कैरेबियन कंट्रीज़ की ओर चलेंगे। ठीक है, तो उसी में जो ये देख रहे हैं आप, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। उसी में यहाँ पर जो है ना ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। ओके, यहाँ पर इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कंगालू। प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर। मुद्रा यहाँ पर चलती है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। ओके, अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि यूपीआई को स्वीकार करने वाले कितने देश हैं, तो ये 8 अब देश हो गए हैं। कौन कौन? भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, मालदीव में भी यूपीआई लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आंसर होगा आस्था पुनिया। सब लेफ्टिनेंट है आस्था पुनिया। तो उनको जुलाई 2025 में विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है और अब वो लड़ाकू विमानों की पायलट बन गई है। आस्था पुनिया जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। देखिए, इससे पहले ना नौसेना में खासतौर पर महिलाएं हेलीकॉप्टर और समुद्री जो गश्ती विमान है उसी को उड़ाने तक सीमित थी और पहली बार है जब इंडियन नेवी में किसी महिला को कॉम्बैट फाइटर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। तो अब वो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे जो एयरक्राफ्ट करियर है वहाँ पर वो उड़ान भरेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें फौज में पहली भारतीय पायलट, महिला पायलट की बात करेंगे तो कौन कौन? एयरफोर्स की पहली महिला पायलट है अवनी चतुर्वेदी हैं। ठीक है, अगला देख रहे हैं राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तनुष्का सिंह। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक है। नेवी की अनामिका बी राजीव है। ओके, और नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। तो ये सब जो है ना पहली, कोई भी अगर काम पहली बार होता है ना तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल उसको जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया? आंसर होगा रूस। रूस के कालिनिंग्राद शहर में ये बना है आईएनएस तमाल और ये देख रहे हैं उसका वीडियो। और ये सबसे घातक वॉरशिप माना जा रहा है। ठीक है, और ये आखिरी वॉरशिप है जिसको भारत ने विदेश में बनवाया है। अब तमाम वॉरशिप भारत में बनेंगे और पहले से भी बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो आईएनएस तमाल है, ये तलवार श्रेणी का ये फ्रिगेट है। ओके, तो इसको रूस में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये रही, और इसका प्रतीक चिन्ह एक भालू है। ओके, तो तलवार श्रेणी के जो तमाम है वो आईएनएस तमाल हो गया, एक आईएनएस तुशील हो गया, आईएनएस त्रिपुट, तवस्या, ये सब जो है ना वो हैं इस तलवार श्रेणी के। तो बाकी जो बन रहे हैं ना उसको, जैसे ये, तो ये रूस की मदद से बनाया जा रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट वीक का। क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति यानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, तो इसने किस नीति की जगह ली है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह ली है इसने। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जुलाई 2025 में अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी और अब तक की जो थी ना खेल नीति वो ये सब थी। पहली खेल नीति जो आई थी 1984 में आई थी और उस वक्त जो है वो खेल को बढ़ावा देना था कि अब प्रतिभा की खोज, कोचिंग, ये सब बढ़ाना था। दूसरी बात 2001 में आई थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं, दिव्यांगों को में जो खेल की का जो जुनून है उसको सामने लाना था। और अब 2025 में ये है कि हम समावेशी खेल पारिस्थितिकीय तंत्र बनाएंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा करेंगे, आर्थिक विकास, जन भागीदारी इसमें ही होगी। और ख़ास बात है कि भारत जो है ना वो ओलंपिक
गेम की भी कोशिश कर रहा है कि मिल जाए, और तो उसकी भी तैयारी है। तो इस पॉलिसी के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है ना, ये 5 स्तंभ बताए गए हैं, जैसे वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए स्पोर्ट्स, ठीक है, सामाजिक विकास के लिए खेल हो गया, इसके अलावा जो जन आंदोलन है उसके रूप में खेल को अपनाया जाए, और शिक्षा के साथ एकीकरण किया जाए, यानी NEP के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। अगला क्वेश्चन, अस्थाना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में किन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल जीते, जिससे कुल मेडल की संख्या 11 हो गई है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा साक्षी, जैस्मिन लेम्बोरिया और नुपुर। ठीक है, तो ये तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है, खिलाड़ियों ने होगा यहाँ पर, ने। ठीक है, तो इन सब ने जीता और शानदार काम कर दिया, गोल्ड सारे महिलाओं ने ही जीते हैं। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में ये आयोजन हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। ठीक है, भारत ने टोटल 11 मेडल जीते। तो ये तमाम जो लिस्ट है वो देख रहे हैं, साक्षी ने महिला 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जैस्मिन ने महिला 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता, नुपुर ने महिला 80+ किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है, मीनाक्षी ने महिला 48 किलोग्राम में रजत पदक जीता यानी सिल्वर, पूजा रानी ने महिला 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रजत पदक, अविनाश जामवाल पुरुष 65 किलोग्राम में सिल्वर जीता है, हितेश गुलिया पुरुष 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रजत पदक जीता है, जुगनू पुरुष 85 किलोग्राम में रजत पदक जीता है, और बाकी देख रहे हैं वो कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात रही। अच्छा, इसमें ना कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बताइए कि जैस्मिन लंबोरिया जो है किस खेल से जुड़ी हुई है, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो जो विजेता है उन्हीं सबसे पूछा जाता है कि ये किस खेल की हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बॉक्सिंग की हैं ये सारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने फुटबॉल फॉर स्कूल यानी F4S तो ये चलाया हुआ है, और इसके तहत 9.6 यानी 9,60,000 फुटबॉल उपलब्ध कराए हैं केंद्र सरकार को, जिसे केंद्र सरकार बच्चों में बांट रही है। आंसर का फीफा। उद्देश्य यही है इसका कि स्कूली शिक्षा में फुटबॉल को शामिल किया जाए और बच्चों में टीम भावना, अनुशासन, सहनशीलता, तो इन सब के जो मैसेज है ना वो दिया जाए। अगला क्वेश्चन, चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब यानी शतरंज वाला किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। तो उन्होंने ये ताशकंद में हुए ये जीता है। ओके, तो उन्होंने उज्बेकिस्तान के नोदिर बेक को हराकर फाइनल में ये खिताब जीता, और इसी के साथ प्रज्ञानानंद जो है ना वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं, क्योंकि उनकी रैंकिंग बहुत ही बेहतर हो गई है भारत में। अगला क्वेश्चन, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? आंसर गुजरात को, और यह आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय और गुजरात सरकार के सहयोग से होगा। ठीक है, तो आयोजन अहमदाबाद में और गांधीनगर और एकता नगर, तो वहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा। 70 देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए, 10,000 से अधिक खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया, तो इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी? आंसर है 60 सेकंड। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्टॉप क्लॉक नियम, यानी हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्ति के 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी प्रदर्शित की जाएगी। 2 उल्लंघन की चेतावनी दी जाएगी, और तीसरी बार अगर देर हुई तो फिर बल्लेबाज की टीम को 5 रन जो है ना वो पेनल्टी दी जाएगी। ओके, बल्लेबाज टीम को 5 रन पेनल्टी दी जाएगी, और 80 ओवर के बाद चेतावनी रीसेट हो जाएगी। अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और दोस्तों पसंद आए लाइक बटन दबाना। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से जुलाई 2025 में सम्मानित किया? आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, तो
तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 जुलाई को ये सम्मान दिया है। और भारत और ब्राज़ील के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है गहरे, उसी की वजह से ये दिया गया है कि उन्होंने बेहतर काम किए संबंध को बेहतर करने में, इसलिए ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया? आंसर क्या होगा इसका? घाना। तो ये भी जानना होगा कि कौन से देश है, किसके राष्ट्रपति कौन है। तो ये घाना, ठीक है, 2 जुलाई को वो घाना पहुँचे थे और उनको द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड दिया गया है उनको। एक बार घाना भी देख लेते हैं, प्यारा भारत रहा अपना। और चलते हैं अब घाना की ओर। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में ही ये घाना, विशालकाय अफ्रीका है। और उसी में आप देखेंगे ये रहा घाना, यहाँ वाला जो हिस्सा है वो, ये बुर्किना फासो, टोगो, इन सब के बगल का ये है। और इसकी राजधानी अक्कारा है। आबादी करीब 3 करोड़ 38 लाख के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर चलती है घनियन सेडी। क्या है? घनियन सेडी, ठीक है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये वाला जो है ना वो कोटे डी आइवर है, इधर बुर्किना फासो है और इधर टोगो है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया? आंसर होगा त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो वहीं पर ये अवार्ड दिया गया है इनको। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से सम्मानित किया गया है, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो मैंने पहले ही बताया था। इसकी राजधानी क्या? पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू और प्राइम मिनिस्टर हैं कमला प्रसाद बिसेसर। मुद्रा यहाँ पर चलती है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। आबादी मात्र 15 लाख है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री और पुरातत्वविद को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा वी वेदाचलम। क्या नाम है? वी वेदाचलम। पुरातत्वविद हैं और तमिल शिलालेख विशेषज्ञ हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस का नाम बताएं? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। इनको वहाँ शामिल किया गया है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बेहतरीन और फेमस टूरिस्ट लोकेशन है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। तो यहाँ बहुत लोग पहुँचते हैं, तो अब इनको भी वहाँ उसमें शामिल कर लिया गया है। और अब तक यहाँ 2800 से ज़्यादा एक्टर, डायरेक्टर, सिंगल फिल्म मेकर्स, उन सब के नाम शामिल हो चुके हैं, उनके बुत लग चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट लोगों के निधन हुए हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई, उनका निधन हो गया 4 जुलाई 2025 को। तो वो किस देश के लिए खेलते थे? आंसर होगा नाइजीरिया, ठीक है। 65 ईयर के थे और नाइजीरिया में फुटबॉल टीम के गोलकीपर के तौर पर थे, काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। अगला अब क्वेश्चन आएगा पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। और आप देख रहे हैं फर्स्ट वीक जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014 में 32% से बढ़कर अप्रैल 2025 में कितना हो गया? आंसर को 49%। ये जानकारी जो है ना वो केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय ऊर्जा और आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं ना, मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने दी है, ठीक है। तो वो पहुँचे थे पटना में अभी हाल ही में, और उन्होंने ये बातें कही। लेकिन नया अपडेट आपको बताऊं कि भारत जो है ना वो 50% तक पहुंच चुका है। तो मैं कल ही आपको बता दूंगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। 50% तक अब हो गया है, और ये अप्रैल में 49% तक हो गया था। और टारगेट जो था ना वो 2030 था कि हम रिन्यूएबल एंड टोटल जो ज़रूरत है ऊर्जा की या जितना भी उत्पादन होता है उसका आधा हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। रिन्यूएबल मतलब कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इन सब से जो एनर्जी है वो। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में घोषित किया गया? आंसर का केरल में, ठीक है। केरल में किन्नूर में अरलम वन्य जीव अभयारण्य है, उसी का नाम बदलकर अब अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है, ठीक है।
तो वहाँ तितलियाँ बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा तितलियाँ हैं। और ये पश्चिमी घाट पर है, 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तरह तरह की तितलियाँ वहाँ पर दिखती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट में अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो होगा 2024। और ये रिपोर्ट, ठीक है, तो एशिया में अब तक का सबसे गर्म। और आपको बताऊं कि इसकी वजह से ना चरम मौसम की घटनाएं हुई हैं। मध्य हिमालय और तियान शान का जो ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे, उनको नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस पर्यावरण के बदलाव की वजह से। तो ये WMO की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024, उसी में इसके बारे में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत बिजली नवीनीकरणीय स्रोतों से खरीदना अनिवार्य कर दिया है? आंसर का 43.33%। इतना तो अनिवार्य कर ही दिया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ही खरीदना है। बिहार ने ये तय कर दिया है, ठीक है, जो भी खपत होगी उसमें। तो नीति का जो नाम है, पॉलिसी का, वो बिहार नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का की संवर्धन नीति 2025 है, ठीक है। और ये 2017 की जो नीति थी उसकी जगह ली है और 5 वर्षों तक रहेगा। तो टारगेट कर दिया गया है कि अब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होगा, मतलब कुल उपयोग की जा रही जो बिजली है उनमें से नवीनीकरणीय स्रोतों से इतनी बिजली तो ली ही जाएगी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है, कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर हमने दे दिया है और सब कुछ PDF में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सी फ्लड प्रणाली क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया? आंसर का एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। मतलब बाढ़ आने वाली है, इसकी पहले ही जानकारी मिल जाए। जिस तरह से आप सोचिए ना, आज से 25 साल पहले जो तूफ़ान आते थे, चक्रवाती तूफ़ान, तो कोस्टल एरिया में बिल्कुल हजारों लोग मारे जाते थे। लेकिन अब मुश्किल से कुछ एक आध बड़ी मुश्किल से पता चलता है कि कोई की डेथ हुई है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को बचा लिया जाता है, क्योंकि हमारे सैटेलाइट, हमारे सिस्टम पूर्वानुमान बहुत ही सटीक होने लगा। अब वैसा ही पूर्वानुमान पूरा जो है ना वो इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लगा दी गई है, तो बाढ़ आने से पहले ही पता चल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो नुकसान होने वाला है उससे बच जाएंगे, ठीक है। लोग वहाँ से हट जाएंगे, मवेशी को ले जाएंगे हटा के, बीमारियाँ कम फैलेगी, लोग बीमार कम होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन, परिवहन मंत्रालय ने 2 पहिया वाहनों में एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य करने का फैसला किया है? जनवरी 2026 से। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है? तो ये देखिए, जब ब्रेक लगता है ना अचानक से, तो चूँकि मोशन में होते हैं, गति में होते हैं, तो फिसल जाता है पहिया, क्योंकि बाइक और व्यक्ति जो बैठा है वो सब गति में होता है। अब ब्रेक तो लग गया लेकिन उसमें स्केट हो गया, नहीं स्लिप हो गया और टक्कर लगे। अब क्या होता है ना, इसमें जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें फिजिक्स का यूज़ किया गया है। उसमें क्या होता है ना कि ब्रेक जो है ना, मतलब सेकंड के भी कई हिस्से में वो ब्रेक लगता है, हटता है, ब्रेक लगता है, फिर फ्री होता है, ब्रेक लगता है, फ्री होता है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन उसकी वजह से क्या है कि जो गति है ना वो रुकती चली जाती है। तो ऐसे में बाइक जो है ना वो स्केट नहीं करती, यानी बाइक आपकी स्लिप नहीं होगी, टक्कर नहीं लगेगी, ओके। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए ना सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहुत सारे घटनाएं होती हैं। जो टोटल जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं, उसका 20% दुपहिया वाहनों से होता है। मौतें बहुत सारी होती हैं, तो उनको रोका जाए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया? आंसर होगा आगरा में। आगरा के सिंगना में ये स्थापित किया जाएगा और ये
पेरू में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ना, उसका ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र होगा। और ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जून को किया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ठीक है, टॉप जो आलू उत्पादक राज्य हैं वो ये सब है। अगला क्वेश्चन अब चलेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, शॉर्ट में कहते हैं यूएनजीए, तो उसने किस देश से महिलाओं पर अत्याचार को खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहा? आंसर का अफगानिस्तान। 7 जुलाई को 116 देशों ने समर्थन दिया था और उसमें कुछ देश जो है ना मतदान से अलग रहे, उनमें भारत भी था। भारत, चीन, रूस, ईरान, उन सब ने मतदान से परहेज किया था। ठीक है, अफगानिस्तान में ना महिलाओं की बहुत बुरी दशा है। वहाँ मतलब स्कूल जाना, घर से बाहर निकलना, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। उसके खिलाफ ये दुनिया में एक मैसेज गया है। हालांकि इस प्रस्ताव से कुछ होगा नहीं वहाँ पर, लेकिन बस एक प्रेशर डालने की कोशिश हुई है, क्योंकि यूएनजी का जो प्रस्ताव होता है ना वो बाध्यकारी नहीं होता है। बाध्यकारी केवल और केवल यूएनएससी का होता है, यानी सुरक्षा परिषद का होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? भारत के पास होगी। भारत अध्यक्ष होगा और 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना वो भारत में ही होगा। ठीक है, और ये जो है ना वो पूरा सब कुछ डिसाइड हो चुका है, पहले डिसाइड हो चुका था, लेकिन जो अभी 17वां ब्रिक्स समिट हुआ ना ब्राज़ील में, तो वहीं पर इसका औपचारिक रूप से ऐलान भी किया गया है। अगला क्वेश्चन, अच्छा 1 जनवरी 2026 से भारत अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, किसका? ब्रिक्स का। ओके, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन। ब्राज़ील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स समिट की थीम बताएं। क्या थीम? थीम है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। वैश्विक दक्षिण मतलब ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो अभी उभर रहे हैं, विकासशील देश हैं, उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो ब्रिक्स समिट हुई है, 17वें ये समिट थी 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये आयोजन किया गया था। और बहुत सारी घोषणाएं भी की गई, जैसे जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं ने रूपरेखा की घोषणा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वैश्विक गवर्नेंस है उस पर तय हुआ, सामाजिक रूप से निर्धारित रोगों के उन्मूलन के लिए ब्रिक्स देश साझेदारी करेंगे, वो सब तय हुआ यहाँ पर। और एक खास बात, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो इस शिखर सम्मेलन में नहीं पहुँचे, उन्होंने भाग नहीं लिया, उन्होंने अपने प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे थे। ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है उसका? शंघाई, चाइना में। स्थापना हुई थी 2009 में और ये 10 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकॉनमी का संगठन है। ओके, और इसके जो मेंबर हैं 10 कौन कौन हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब अमीराट्स और सबसे नया सदस्य इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा 10 भागीदारी देश भी है, पार्टनर कंट्री भी हैं, जैसे बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किन 2 देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की सदस्यता ग्रहण की है? आंसर का कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, इन दोनों ने सदस्यता ग्रहण की। किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो 17वें शिखर सम्मेलन जो हुआ था ना ब्रिक्स का, उसी से ठीक पहले। ठीक है, तो एनडीबी के अब 12 सदस्य हो चुके हैं। कौन कौन है? संस्थापक सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा जो मेंबर हैं वह हैं बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में नवंबर 2025 में आयोजित होगा? आंसर होगा बेलेम, ब्राज़ील में। ओके,
ब्राज़ील में आयोजन होगा। अच्छा, इससे पहले कब हुआ था? नवंबर 2024 में, तो बाकू अजरबैजान में हुआ था, और अब ब्राज़ील में होगा, बेलेम में। ठीक है, तो UNFCCC कहेंगे। ठीक है, इसको जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहते हैं। कोप ये 30 होगा, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कह सकते हैं, और ये हर साल आयोजित किया जाता है पृथ्वी को गर्म होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष के लिए 33वें यूनाइटेड नेशंस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या कोप 33 की उम्मीदवारी का दावा किया हुआ है, जिसका स्वागत ब्रिक्स समिट में हुआ? आंसर का 2028। ओके, 2028। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जुलाई 2025 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अध्यक्ष बना है? आंसर का पाकिस्तान। हालांकि उसे किसी वोटिंग के जरिए यह अध्यक्षता नहीं मिली है, बल्कि रोटेशन नंबर के तहत मिली है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है कि मेंबर्स को सभी को एक एक महीने के लिए अध्यक्षता का मौका मिलता है। देखिए, 15 सदस्य होते हैं, उनमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ? नीदरलैंड, द हेग में आयोजित किया गया। पहली बार नीदरलैंड में आयोजित किया गया, द हेग में, और ये कब? 24-25 जून को हुआ है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी नेटो की? 1949 में हुई थी स्थापना। अभी इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं मार्क रूटे। ठीक है, इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो कौन कौन है आप देख लीजिए। 32 देश हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है, अल्बानिया है, बेल्जियम, बुल्गारिया है, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्तोनिया, फ्रांस है, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA। तो ये सारे के सारे मेंबर कंट्री हैं नेटो के। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेटो समिट 2025 में सदस्य देशों यानी स्पेन के अलावा, स्पेन भी सदस्य है, लेकिन स्पेन के अलावा अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति जताई है? आंसर का 5% तक। नेटो के सदस्य देश जो है ना वही चाह रहे हैं, चाह तो ट्रंप रहे हैं। दरअसल नेटो में क्या है ना, 66% तो हिस्सा अमेरिका ही देता है, बाकी अलग अलग देते हैं। और उनका भी जो टोटल जो रक्षा बजट है ना वो बहुत कम है, किसी का 1%, किसी का 1.5%। तो ये कह रहा है कि खर्चा बढ़ाओ, हम ही क्यों खर्चा देते रहें, सुरक्षा करनी है तो बढ़ाइए खर्चा। तो इसमें ये हुआ है कि 5% तक बढ़ाना है 10 साल में, और GDP का। और ये उसमें उसको 2 टुकड़े में किया गया। एक तो 3.5% है जो सीधे सेना और हथियारों पर खर्चा करना होगा, और 1.5% है ऐसे काम में जो डिफेंस से जुड़े हुए हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, हाँ, किस देश और शहर में आयोजित G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? आंसर होगा कनाडास्किस, ये कनाडा में है। तो ये रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये G7 समिट हुआ, उसी में भारत को अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। ठीक है, तो कौन सा समिट था? 51वां समिट हुआ था, जून में आयोजित किया गया था। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन 12वीं बार आमंत्रित किया गया था। उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, वैश्विक सुरक्षा, कूटनीति को मजबूत करना, क्षेत्रीय समस्याएं जैसे बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, इजराइल ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा था उस पर, रूस यूक्रेन के बीच में वो सब चर्चा हुई, एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई, ट्रेड चीज़ों पर चर्चा हुई। तो ये है G7 में वैसे कितने मेंबर हैं? तो 7 हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपीय यूनियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब विदेश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब था पहले, अब विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? रूस बन गया है। ठीक है, रूस। तो 2021 से तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान पर, और अभी जो है ना वो रूस ने मान्यता दे दी है। ठीक है, भारत की क्या स्थिति है अफगानिस्तान को लेकर, क्या सोचता है भारत? भारत जो है वो डायलॉग कर रहा है, वहाँ दूतावास तो नहीं कही है पूरी तरह से, लेकिन वहाँ अपनी टीम है। ठीक है, और भारतीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी उनके साथ टेलीफोन पर भी बातचीत की थी, और सहयोग है कि हाँ हम बढ़ा रहे हैं। भारत जो है ना वो खाद्य सामग्री भी वहाँ भेज रहा है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर होगा जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। ठीक है, तो उनको ये चुना गया है। सूरीनाम, उसकी राजधानी क्या है? पैरामारिबो। भाषा वहाँ पर डच बोली जाती है, मुद्रा चलती है सूरीनामी डॉलर। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा? आंसर होगा अमेरिका पार्टी। ठीक है, अमेरिका पार्टी। तो एलन मस्क ने जुलाई में इसके बारे में ऐलान किया। दरअसल ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और उतना ही कट्टर दुश्मनी अब हो गई है। इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, लेकिन क्या करेगी आगे देखते हैं। पैसे तो हैं, लेकिन जनता क्या समर्थन देगी, देखना होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की संवैधानिक अदालत ने जुलाई 2025 में वहाँ की प्रधानमंत्री पाइतोंग तार्न शिनावात्रा, हाँ, इनको सस्पेंड कर दिया? आंसर होगा थाईलैंड। अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी वो सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने ही किया है। क्यों? उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के जो लीडर है ना हुन सेन, उसे फ़ोन पर बात की और उनको अंकल बोल दिया। और थाईलैंड की जो सेना है ना उसके कमांडर की आलोचना कर दी, और थाईलैंड में इसको तो बहुत गंभीर माना गया, क्योंकि वहाँ सेना का बहुत प्रभाव है। एक बार थाईलैंड चलते हैं, प्यारा भारत रहा, और ये रहा थाईलैंड, उसकी राजधानी बैंकॉक है। अगला क्वेश्चन, किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया, जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? आंसर कजाकिस्तान। ये सेंट्रल एशियाई देश है। तो वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव, तो उन्होंने एक कानून पर सिग्नेचर किया और कह दिया कि चेहरा सार्वजनिक स्थान पर नहीं ढक सकते, वरना पर सजा हो जाएगी। हालांकि बीमारी या ख़राब मौसम, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, इन सब में छूट दी गई है वहाँ पर। ठीक है, तो कजाकिस्तान एक बार मैप के ज़रिए भी देख लीजिए, अपना प्यारा भारत है। और अब चलते हैं सेंट्रल एशिया की ओर। ठीक है, इधर जो है ना वो है सेंट्रल एशिया, यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं, और उसी में कजाकिस्तान, ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये है। इसकी राजधानी अस्ताना। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के अलजस बेक्टोनोव। राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट केमेलुली तोकायेव। आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर मुद्रा चलती है, करेंसी कजाकिस्तान टेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है दिवस। अब हम लोग आखिरी हिस्से में आ चुके हैं इस वीडियो के। क्वेश्चन होगा, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक है, उसको ख़त्म होने में, नष्ट होने में 100 से 500 साल लग जाते हैं एक प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में। अगला क्वेश्चन, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोटिक रोग जो है ना, वो रोग होते हैं जो संक्रामक, जो जानवर से इंसानों में फैलते हैं। तो उन्हीं सी बीमारियों से के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और ख़ास तौर पर ये जो दिवस है ना, वो लुई पास्चर का नाम सुना होगा आपने। रेबीज के खिलाफ उन्होंने टीका बनाया था, तो उन्होंने प्रयोग किया था, एक लड़के को टीका लगाया था 6 जुलाई 1885 को।
तो उसी ऐतिहासिक घटना के बाद वर्ल्ड जीनोम डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है जुलाई के पहले शनिवार यानी 2025 में 5 जुलाई को। और थीम क्या है इस बार की? सहकारिता बेहतर विश्व के लिए समावेशी टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक नेशनल डॉक्टर्स डे, तो वो कब है? 1 जुलाई को है। और ये दिवस डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनके सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून को मनाया जाता है और थीम थी इस बार की लैंगिक समानता प्राप्त करना, कार्रवाई दर कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 30 जून को। एमएसएमई डे जो है ना वो कब मनाया जाता है? एमएसएमई डे तो वो है 27 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। और थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और शार्प लर्निंग ऐप पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेंबरशिप प्लान लेकर। स्पीसीज मेंबरशिप प्लान है और बेसिक मेंबरशिप प्लान है अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए। और बीपीएससी का बैच लॉन्च हो चुका है 72nd बीपीएससी के लिए यानी 72वीं परीक्षा के लिए। और प्री मेंस और इंटरव्यू पूरा कवर करवाया जाएगा। पूरी कोशिश होगी हम लोग की आप सफल हो सकें, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर बैच, ओके, बाय।